सभी को नमस्कार। कक्षा 10th का जो आज हमारा चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली पहली है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैं दो पहले बता देता हूँ कि इसमें कैसे कैसे सवाल आने वाले हैं। दो तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे और एक है वो लघुत्तम प्रश्न पूछेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दो कहाँ से आएंगे देखिए। पहले तो हमारे पास है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो कितने आएंगे? दो आएंगे। दो में से भी एक तो बुक से आएगा और एक है वो कौशल विकास से पूछा है। कौशल विकास का मतलब है पहले से के बाद किसी के बारे में जितना भी होता है नॉलेज उतना आपके लिए कम है। और एक पूछेगा 2 अंक का एक प्रश्न। 2 अंक का एक प्रश्न आएगा जो क्या आएगा? लघुत्तम आएगा। ये आएगा। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इनको जरा सा उतारना चाहें तो उतार सकते हैं और समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको शुरू बताता हूँ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एक तो है वो आपके किताब से आएगा, ठीक है, और एक प्रश्न वो कौशल विकास से आएगा। कौशल विकास का भी हम याद कराने की कोशिश करेंगे। कौशल विकास से वास्तविक संख्या के बारे में जितना भी आपको ज्ञान होना चाहिए वो कमी है। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुण लाना है। तो वास्तविक सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितनी भी सारी संख्या होती है उन सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कौशल विकास होना चाहिए। पूछ जाएगा एक प्रश्न वो किताब से पूछ जाएगा और एक 2 अंक का एक प्रश्न पूछेगा लघुत्तम का। तो इसके किताब में मात्र 3 सवाल बनते हैं मोस्ट इस बार आने के चांसेस। उन मोस्ट प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो ये सभी प्रश्न मैं कैसे आपको वीडियो के लास्ट में 15 महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाऊंगा। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करना है आपको, सिर्फ बाकी ज़्यादा यहीं पर भी ज़्यादा नहीं देखना है, पढ़ना है। तो मैं बता दूंगा कौन से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले उससे पहले मैं सारे की सारी थ्योरी जितने भी पहले तुम्हारी वो और एक एक सवाल में बताऊंगा कि मोस्ट कौन सा प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लिखना चाहें तो मैं आप साइड में गया इसको उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। इसके बाद में हम आगे सवाल करते हैं। उतारने के बाद हम देखो सीधे आपको उसी स्थिति पर ले जाया जाएगा जहाँ से कुछ पूछा जाता है। पहले इसका नाम है वास्तविक संख्या। आपको हेडिंग डालनी है प्रश्नावली 1 से वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। और वास्तविक संख्या ये वो होती है जिसमें जितनी सारी संख्या होती है वो सारी सही होती है। वास्तविक संख्या को ध्यान देंगे जैसे दशमलव बट्टा की संख्या आती है, परिमेय संख्या भी आती है 5 और दशमलव की संख्या भी आती है 6 7 8, प्लस की भी संख्या आती है, माइनस की भी संख्या आती है। जितनी भी सारी संख्या आती है वो क्या है? वास्तविक संख्या आती है। वास्तविक इसमें से कोई प्रश्न नहीं है। इसमें वास्तविक संख्या में एक होता है सम संख्या, एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। विषम संख्या एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और एक होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक होता है परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक होती है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, और एक होती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। इतने से प्रश्न पूछा जाएगा, छोटा प्रश्न आएगा और बाकी प्रश्न है वो मैं किताब में से दूंगा। किताब से जो बाहर प्रश्न पूछा जाएगा वो यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा, बाकी वो किताब के अंदर से पूछा जाएगा। वो किताब के अंदर वाली बातें पढ़ेंगे, पहले की जो बेसिक तो बाहर होगा वो पढ़ लेते हैं, फिर उसकी किताबें अंदर नहीं देंगे। सम संख्या पहले तो मैं प्राकृत संख्या लिखता हूँ। आप अगर परिभाषा लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रोककर आराम से आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। मैं जैसे जैसे साथ में परिभाषा बोलूँगा आपको याद रहती है तो अच्छी बात है, याद नहीं रहती तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जो वस्तुओं को गिनने के काम में ली जाता है। जैसे हम क्लास लिखते हैं 1 2 3 4 5। ये तो होगी हमारी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वो 0 1 2 3 4 5। प्रश्न यानी से बनता है, प्रश्न बता देता हूँ। प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछी जा सकती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहती है 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या को योग दो तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या हम सारा जोड़ दें। प्रथम 5 प्राकृत संख्या या फिर ज्यादा से ज्यादा इसमें इतना पूछ सकते हैं, या तो छोटी प्राकृत संख्या पूछ सकता है या फिर
प्रथम 5, प्रथम 7, प्रथम 10 प्रकार के संख्या हो तो आपको अगर ये याद है तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि प्रथम 10 प्रकार की संख्या कौन सी है, तो उनमें से प्रथम संख्या को आप जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद में पूर्ण संख्या, इसमें पूर्ण संख्या में ये भी होता है और एक होता है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। अब इसमें देखिए पूर्ण संख्या में सबसे छोटा 3 प्रश्न बनते हैं इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। फिर पूछा जा सकता है कि प्रथम 5 धन पूर्णांक आइए, धन पूर्णांक कौन से हैं, ये धन पूर्णांक है सारे सारे, जो प्लस के होते हैं उसको धन पूर्णांक बोलते हैं और जो माइनस के होते हैं उसे ऋण पूर्णांक बोलते हैं। जो प्लस के होते हैं उसे धन पूर्णांक बोलते हैं और जो माइनस के होते हैं उसे ऋण पूर्णांक बोलते हैं। तो आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है प्रथम 5 धन पूर्णांकों का योग बताइए। अब अगर आपको ये कह दे कि प्रथम 5 पूर्णांकों का योग बताइए तब तो आपको इनमें से सीधा जोड़ना है। अगर आपको ये कह दे कि प्रथम 5 धन पूर्णांकों का योग बताइए तो आपको 0 को शामिल नहीं करना है, क्योंकि 0 है वो न तो धन का होता है न ऋण का होता है, सिर्फ अकेला होता है। तो इनमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों को जोड़कर आपको बताना होगा प्रथम 5 धन पूर्णांकों के योग। ठीक है, उसके बाद में आपको ऐसे पूछ सकते हैं प्रथम 5 ऋण पूर्णांकों का योग, तो आप इन 5 पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं और जो 5 से जाने सारे सारे माइनस से उनको जोड़ बता दीजिए कि ये होती है प्रथम 5 ऋण पूर्णांकों का योग। तो ऋण पूर्णांकों के इसको जोड़ना है, धन पूर्णांकों के इसको जोड़ना है, एक से लेके आगे आगे और सीधा पूछ ले कि प्रथम 5 पूर्णांकों का योग बताइए, तो उसमें आपको क्या करना है, इन सभी को शामिल करना है। कर दोगे? ठीक है। अब एक प्रश्न नहीं हो गया, एक प्रश्न 2, 3 और 4 प्रश्न बन गए अभी तक। ठीक है, अब इसके बाद में आगे हम चलते हैं ऊपर, जो भी सीधा सीधा पूछ सकते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा भाग जाता हो, 2 से भाज्य संख्या हो उसे सम संख्या कहते हैं, 2 का पूरा भाग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जिसमें मैं लेता हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे अलग अलग चलती जाएगी। तो सम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या वह संख्या, सम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग है तो उसे सम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी सम संख्या पूछी जाती है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, ये सबसे छोटी संख्या आ गई। अब प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, पहला प्रश्न तो आगे सबसे छोटी संख्या पूछते हैं। दूसरा प्रश्न क्या मिलता है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताइए, तो कौन सी है, 2, 2, 4, 5, हां 5 संख्या मिलेगा जोड़ देगा, तो प्रथम 5 सम संख्याओं का योग हो गया। तीसरा प्रश्न मेरा पूछा जाता है, तीसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि 20 से 50 तक के सम संख्या, 50 तक के सम 50 तक कितनी सम संख्या है, ये पूछता है कितनी सम संख्या है। आपको अगर नोट करना चाहें तो साथ बना सकते हैं, अच्छी तरीके से सबसे बेटर रहेगा कि मेरे साथ मैं जो प्रश्न बना रहा हूँ वो प्रश्न आप लिखना चाहें तो प्रश्न बना सकते हैं। उसकी जो और जैसे स्मार्ट सिटी बोलते हैं वो सबसे बेस्ट यही तरीका है। 20 से 50 तक की कितनी संख्या है, क्या 20 चेक करो 50 तक कितनी संख्या है, तो 20 से लेके मैं चलता हूँ 50 तक तो 30 संख्या होती है और 30 में से 15 सम होती है, 15 विषम होती है, तो 15 संख्या होगी। आप चेक कर लेना 22, 24, 26, 28, 30 इस प्रकार से एक छोड़ दीजिए और एक ले लीजिए अगला, तो इस प्रकार से करने का आपको कितनी हो जाएगी, 15 सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे आप चेक करना चाहते हैं ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग पूछा सकता है और सबसे छोटी संख्या 2 है और ये इस प्रकार होगा। 3 क्वेश्चन होंगे इसमें। इसके बाद में 3 है, अब इन तीनों इन सभी में 3 प्रश्न होते हैं। विषम संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 3 का भाग नहीं जाता हो। ठीक है ना, विषम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता उसे विषम संख्या कहते हैं। तो इसमें हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे चलता जाएगा। विषम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता उसे विषम संख्या कहते हैं। और ये हमारे पास आ गई सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग भी पूछा सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है कि 20 से 50 तक के कितनी विषम संख्या है, तो आप चेक करके बता सकते हैं आपको अगर इतना पता है तो। फिर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, सॉरी भाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग जाता हो उसे विषम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसमें बता देता हूँ मैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ऐसे आगे चलते जाएगी। देखिए 4 में 4 का जाता है 2 हो जाता है, इसमें 2 और 3 हो जाए, इन 4 हो जाए, इन 3 हो जाए, तो
तो वो भी क्या एक भाज्य संख्या है, ये भाज्य में से जो होगा जरा गौर से ध्यान से देखिए कि कौन सी भाज्य संख्या में आ रही है। तो भाज्य संख्या वैसे जो होती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो पूर्व एक को छोड़कर, एक नहीं तो भाज्य में आएगा नहीं भाज्य में आएगा, तो एक को छोड़ दीजिए और सभी में से कर लिए। इसके बाद में है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसे होती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो। जैसे इसमें ले लीजिए 2 3 5 6 और 7 फिर 9 10 11 फिर 13 ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। परिमेय संख्या वैसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या वैसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, p बटा q के रूप में जैसे 1 बटा 3 और सबसे निम्नतम रूप होना चाहिए 4 बटा 9 नहीं 4 बटा 9 7 बटा 9 ऐसे जो भी संख्या होंगी साथ है, और साथ में बटा किसी भी संख्या भी आ जाती है, ये भी आ जाती है 2 3 0 ऐसे आ जाती है, किसी भी प्रकार से हम बटा के रूप में लिख देते हैं। ये परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या जैसे इसमें आपने किताब जैसे सुबह रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 ऐसे चलते जाएगी ना, जो रूट की संख्या विषय अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये आपको ये महत्वपूर्ण है, आप इनको उतारने से उतार लीजिए और समझ में आ गया कि बहुत अच्छी बात है, उतार लीजिए इसको। ठीक है, अब किताब से बात तो इतनी बनती है, अब मैं किताब के अंदर जो चलता हूँ, ज्यादा थ्योरी में आपको दिखाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ बताऊंगा, और अगर आप लिखना चाहें तो वीडियो रोक कर आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं चलता हूँ सीधा छोटे प्रश्नों में। छोटे प्रश्नों में सबसे पहले तो देखिए एक तो लेस एंड से पूछा जाएगा, ठीक है, फिर एक है जैसे लोक प्रसार सिद्धांत और आसान में, और तीसरा प्रश्न है शून्य प्रश्न समाप्त होने के लिए। 3 प्रश्न बनते हैं छोटे, और तीनों प्रश्नों में बता दूंगा। सबसे पहले तो लेस आना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। लेस है, इसका नाम बोल सकते हैं लेस एफ है, एक इसका नाम होता है एलसीएम, ठीक है, वह एक होता है एचसीएफ, एचसीएम भी बोलते हैं, एचसीएफ भी बोलते हैं, मैसेफ भी बोलते हैं, और मैसेफ भी बोलते हैं। ये पूछिए लेस में क्या होता है, सभी का एक साथ निकाला जाता है और मैसेफ का अलग अलग निकाला जाता है। कोई भी संख्या की हो अगर ऐसे करें तो उसको एक साथ निकालेंगे, उसका अलग अलग निकालेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ, मैं लेता हूँ 56 और 18, 56 और 18 का लेस ज्ञात कीजिए, तो 56 और 18 का मैं निकाल लेता हूँ लेस। इस प्रकार से पहले 2 का भाग 28, फिर 2 में जाएगा, फिर 2 में देंगे 14, फिर 9, फिर 2 का देंगे 7, फिर 9, फिर 3 का जाएगा 2, इसमें 3 बार, फिर 3 का हो जाएगा 7, 1, फिर 7 का जाएगा 1। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो लेस जब पूछिए आपको तो इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन सभी को क्या करना है, गुणा करना है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन ये आ गया, फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है 56 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, अभाज्य गुणनखंड लिखिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। मैं प्रश्न ये देख रहा हूं कि 56 का पूछिए, ऐसे कोई भी संख्या पूछी जा सकती है कि 56 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 56 के अभाज्य गुणनखंड है वो कौन सी है, तो 56 की गुणनखंड आपको निकालनी होगी, ऐसे 56 का रफ कार्य में करना होगा और 2 का भाग देना होगा, जैसे 28, फिर 2 का देंगे 14, फिर 2 का देंगे 7, 7 देंगे, ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गया। लिखना है 2 into 7, ये आपको उत्तर में लिखना है कि ये इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं, इसके 56 होते हैं। अब इसमें एक और सवाल पूछा जाता है इसी में से 56 के, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 के अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग लिखिए। क्या पूछेगा, घातों का योग लिखिए। क्या करना है, घातों का योग करना है। तो इसमें हमारे पास एक कुछ नहीं आ गया, एक कुछ नहीं आ गया, इनमें से घातों का योग, तो हमें तो पता है पहली संख्या में लेस निकालना होगा, तो लेस निकाल कर जो है वाली गुणन करेंगे। अब इसको 2 को मैं ऐसे बना सकता हूँ, 2 की पावर 3 गुना 7 की पावर 1, और इस 7 की पावर 1 है यहाँ पे घातों का योग जो 3 + 1 बराबर है 4, इसका ऐसे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि घातों का योग बचा तो 3 घात ये और 1 घात ही है, तो 3 3 रहेगी तो 4 आ गया, तो घातों योग तो 4 आ गया, ठीक है। एक प्रश्न तो सीधा पूछ सकते हैं कि लेस से क्या कीजिए या फिर मैच से क्या कीजिए, तो इनका एक साथ निकालना है
आपने पढ़ दिया होगा लेस में से, वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेस में से पूछ सकते हैं, और लेस में से 56 के अभाज्य गुणन पूछ सकते हैं कि अभाज्य गुणन बताओ या फिर उनकी घातों का योग पूछ सकते हैं। तो प्रश्न कितने बन गए। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधा छोटे प्रश्न में एक इसी लेस में से चर्चा करते हैं। कोई भी आपको दो संख्या दी हुई हो और उन दोनों संख्याओं में से आपको संख्या भी पूछ सकते हैं। घुमा फिरा के देखना, जैसे दो संख्या में एलसीएम और एलसीएम में संबंध, इसमें क्या संबंध है, इसमें आपको क्या बताना है, संबंध बताना है। तो इसका संबंध होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यहाँ पे ए है पहली संख्या, बी है दूसरी संख्या, बराबर में एलसीएम इंटू एलसीएम। ये हमारे पास एक सूत्र होता है, आपको किताब में देखा होगा, ये संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एलसीएम। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कोई भी दो संख्या दी हुई हो, जैसे मान लीजिए मैं आपको 6 और 4 लिख सकता हूँ, इसमें मैं लेस निकाल लेता हूँ। एक बार पहले निकालना होगा, पसंद आने के लिए 3 2 फिर 2 3 1 3 2 2 4 4 3 12। अब क्वेश्चन होता है यहाँ पे संख्या 6,4 का एलसीएम बराबर में 12 दिया है, वह एचसीएफ 6 और 4 ज्ञात करो। क्या दे रखा है, संख्या 6 और 4 का एलसीएम 12 दिया है, आपको एलसीएम दिया 12 और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो इसको आप वैसे निकालना तो वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सूत्र से निकालना है। तो पहले संख्या कौन सी है, एक संख्या 6 दे रखी है, दूसरी संख्या 4 दे रखी है। यदि एलसीएम कितना है 12 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या सकता है, एलसीएम ज्ञात सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 6 चौके 24 आ गया, 12 गुना मैंने इतने भाग में भेज दो, तो एचसीएम की तो आ गया 2 आ गया, एचसीएम की तो आ गया 2 आ गया। आप इस प्रकार से पहचान करके यहाँ पे एचसीएम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दो संख्या दे दे उसमें से एचसीएम दे दे, तो ऐसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद में आगे हमारा क्वेश्चन का बनता है, इतना आप साथ में अगर दिमाग में सेट करना सेट कर सकते हैं, और फर्स्ट ग्रुप में अगर उतारना चाहें तो ऐसे इसमें हैं आप बता सकते हैं। जितने भी प्रश्न बनेंगे इससे बाहर पेपर में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न है पेपर में बाहर नहीं जाएगा। अब हमारे पास आ गया एलसीएम आ गया और समझ आ गया। अब एक है दूसरा प्रश्न और एक शून्य प्रश्न बनेगी, दो क्वेश्चन बचे और दोनों क्वेश्चन में प्रश्न पूर्ण तरह से मान रही है, तो कंफ्यूज करके बनाएंगे। और जिन लोगों का शांत है संगो के साथ कुछ उड़ा लेकिन एक बार भी थोड़ा लोगों को पता नहीं पूछा जा सकता है, तो आपको पता याद रखना है। तो एक तो हमारे पास हो गया शून्य प्रश्न बनते हैं, क्या पूछा जाता है कि शून्य पर समाप्त होने की शर्त, शून्य पर समाप्त होने की शर्त क्या है। शून्य पर समाप्त होने की शर्त है कि संख्या का गुणनखंड, या फिर बोल सकते हैं लेस ले काट ले गुणनखंड है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n होना अनिवार्य ठीक है। और इसमें जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, एक तो आपको सवाल है 6 की पावर n, वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, क्यों, इसको 2 इंटू 3 कर देते हैं और n में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 अकेला 5 नहीं है, इसलिए हमारा जो ये संख्या है शून्य पर समाप्त नहीं होगी। जैसे 2 और 5 ले लेते हैं तो 10 आता है, 10 में शून्य आता है, तो इसलिए इसे क्या करके शून्य पर भी आ जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, 2 और 5 लाना है तभी शून्य पर समाप्त होगी। तो 6 2 इंटू 3 इसको हम कर दिया, ये है शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। अब एक देखिए अगर एक उदाहरण से लिखा लेते शून्य पर समाप्त तो विषय भी लिखा जाता है। जैसे आप 20 ले लीजिए, 20 की पावर n, क्या शून्य पर समाप्त हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 10 आ गया, ये 10 होगा 5 और 5 में 5 हो गया, देखो 5 और 10 तो 20, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n या 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू n। अब देखो मैं 2 और 5 आ गए तो क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकती है, ये है शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त
होगी। और अहम यहाँ पे प्राकृत संख्या कौन सी है, वो कोई भी आपको प्राकृत संख्या है, वो कोई आपको लेना देना नहीं है उससे, क्या है यह शून्य पर समाप्त होगा। यह है जो ये रूप दे रखा है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हो उसकी घात है, इस घात की जगह मैं 1 2 3 4 अनंत कोई भी मान लूं तो क्या वो कभी भी शून्य पर हो सकती है। तो शून्य पर जब ये दोनों टुकड़े होंगे तो शून्य पर समाप्त हो सकते हैं। अब इसको आप रोक लीजिए, मैं बताऊंगा आपको वापस दशमलव प्रश्नार्थ है, इसमें याद रखना है कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए, इनके अलावा कोई और संख्या हो सकती है। जैसे इसमें मैं एक 30 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 30 की पावर है, इसमें क्या आएगा 2 3 और 5 ये आएगा। तो ये भी क्या होगा दशमलव प्रसार है, सॉरी दशमलव प्रसार शून्य पर समाप्त हो सकती है, ठीक है 2 और 5 आ रहे हैं, 2 और 5 आना चाहिए, इनके अलावा कोई भी और संख्या हो शून्य पर समाप्त हो सकती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दशमलव प्रसार शांत और अशांत की, तो वो इससे थोड़ा सा विपरीत है। वो कहते हैं ये कहते हैं कि 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी हो सकता है। अब दशमलव प्रसार शांत कहते हैं कि ये दोनों ही होने चाहिए, इन दोनों के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। हाँ 2 के अलावा 5 के अलावा वो मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, तो आप इनको इधर उतार लीजिए। शून्य पर समाप्त करने के लिए हमें 2 और 5 की आवश्यकता है। अब आगे है हमारे पास दशमलव प्रसार शांत और अशांत का, मैं लिखा देता हूँ दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार शांत होने की शर्त, शांत होने की शर्त करते हैं, शांत होने की शर्त है। दशमलव प्रसार शांत होने की शर्त ये कह रहा है कि जैसे परिमेय संख्या का आपको p बटा q का रूप दिया हुआ होगा, ठीक है, p बटा q रूप में हर के अविभाज्य गुणनखंड, हर के अविभाज्य गुणनखंड। अभी मैं सिर्फ समास स्टडी बता रहा हूँ, महाभारत में तो बोलते हैं सुपरफास्ट सिफारिश होती है, तो इसलिए आपको अगर राइटिंग में कोई भी दिखता है तो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपके साथ समझ जाइए। तो हर के अविभाज्य गुणनखंड का रूप है 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, दोनों होने चाहिए, रूप होना चाहिए, लेकिन इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये करें इनके अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए, तो एक बता दो है जैसे 2 बटा 25 है, इसका हर कौन है, हर है 25 और 25 का है भाई गुणनखंड को 5 into 5 या फिर इसको बोल सकते हैं 5 स्क्वायर, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार वो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। अगर आपको कह दे जैसे 3 बटा 35 दे दिया, 3 बटा 35 तो इसमें 5 तो आएगा, देखिए 5 और 7 आएगा, जैसे मैं हर बराबर में एकदम से 35 से 5 into 7, लेकिन 5 तो है लेकिन 7 आ रहा है, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार ये प्रसार नाम ही रहेगा कि प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत होगा। आगे सुनिए दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। और अशांत में आवर्ती है कि मैं भाग दे चेक करना चाहिए, मैं 35 को पॉइंट भाग दे चेक करना है, अगर भाग क्यों तो अनावर्ती और भाग नहीं होते तो आवर्ती है। तो दशमलव प्रसार शांत उसमें क्या है, या तो 5 अकेला होना चाहिए गुणनखंड के रूप में, या फिर 2 अकेला होना चाहिए, या फिर 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि 7 आ रहा है तो दशमलव प्रसार क्योंकि ऐसा है, अगर 2 तीनों आ रहे तो बड़ा या तो 2 आना चाहिए 1 किलो, या फिर 5 किलो आना चाहिए, या फिर 2 5 और 2 आना चाहिए। चलिए आप जो दशमलव प्रसार शांत होगा, इनके अलावा कोई और संख्या नहीं, तो दशमलव प्रसार ऐसा होगा। और ऐसा मतलब मैं भी आउट करना आवर्ती है तो मैं क्या करूंगा, बटा में भाग दे, बटा से कुछ संख्या जैसे इसमें 2 है, 2 में 25 में भाग दे पॉइंट आ में, अगर भाग रुके हो तो आवर्ती है, अगर भाग रुके हो तो अनावर्ती है, अगर भाग नहीं रुके तो वो आवर्ती है। तो ये तो अपना सारा छोटे प्रश्न है, छोटे प्रश्न में तो कुछ ज्यादा छोटे प्रश्न है। फिर हमारे पास 2 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न होमवर्क दिखा देता हूँ आपको, इतना प्रश्न तो आपको साथ में लिखना चाहते लिख सकते हैं, या फिर किताब में जितने भी क्वेश्चन आप करना चाहते कर सकते हैं। अब मैं आपको मोस्ट प्रश्न बता देता हूँ कि मोस्ट प्रश्न कौन से हैं, और इन प्रश्नों को आपको मैं नीचे ये जो आपको वीडियो दिख रहा है
उसके नीचे ही आपको मैं जैसे मेरे चैनल पर जाइए और चैनल की बात करें प्लेलिस्ट में आपको यहीं पर लगभग अभी थोड़ी सी नीचे चलेंगी प्लेलिस्ट में, तो आपको पहले प्रश्नावली की सारी सारी वीडियो अपलोड मिलेंगी। तो आप उनमें से पर्सनल में सहायता लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। वीडियो सारी सारी वीडियो एक एक सवाल मैंने आपको हल करवाया है पहले प्रश्नावली का, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं अभी मोस्ट फर्स्ट बता देता हूँ जो दो नंबर क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। क्या है? अप्रिमेय संख्या है। एक तो क्वेश्चन ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारे पास है जैसे 125 व 225, शायद 225 125 व 135। अभी मेरे हाँ 225 है। 225 व 135 का एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ है ज्ञात करना। और कौन सी भी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कौन सी विधि से ज्ञात करना है? 225 व 135 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में एक हमारा तीसरा और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने 3 मेथड बताए थे कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का दर्शाइए कि आपको यहाँ से देखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का मान के वर्ग का रूप 3n + 1 होता है। ये प्रश्न तीनों महत्वपूर्ण है। इसमें आपको वर्ग का याद करना है। वर्ग का भी आ सकता है या फिर सीधा भी आ सकता है। 3q + 1 या क्या आ सकता है 3, जैसे 3 के अलावा कोई भी संख्या दे दो। ऐसे इनमें जो देखो पूर्णांक के वर्ग का रूप को वर्ग को रूप बने क्वेश्चन जितने भी सवाल है सारे सारे आपके लिए ऑलमोस्ट है। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आप एथनल पेपर के दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप प्रश्न हल कर लियो। आप 3 छोड़ना को नहीं है, मेरे को मतलब बात 3 छोड़ना को नहीं है। अलावा और भी पढ़ना चाहते और भी पढ़ सकते होते। तो ये 3 प्रश्न मेरे को वीडियो प्लेलिस्ट पहले प्रश्नावली का पावन सारा में एक एक सवाल बोल रहा है तो देख लीजिए। आप प्रणव का इधर में दो बार तो वो सुपर फास्ट आपको रिवीजन तो 3 प्रश्न आएगा। ये बात में प्रश्नावली में खत्म करवा रहा हूं। तो ये मिला आप 2 प्रश्नावली में पद्धति तैयार करता हूं। बेस्ट